हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच में हूं एक नई रीजनिंग की क्विज को डिस्कस करने के लिए। और जो आज की हमारी रीजनिंग क्विज है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो मैं अभी आपके साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है अभी जो हमारा रिसेंटली एसएससी सीजीएल का टीयर 1 एग्जाम जो खत्म हुआ है उसी के ही देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले अपकमिंग, चाहे मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम की, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, या वो एग्जाम्स जो एसएससी का पैटर्न फॉलो करते हैं, कम से कम आप सभी को देखिए इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। और जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा आप उसे खुद से अटेम्प्ट करना है और टाइम बाउंड मैनर में, कि कितने टाइम में जो है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। आपको खुद से अपने आप को जज करना है, अपनी परफॉर्मेंस को। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना पेन एंड पेपर लेके बैठे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है और इसमें आपको बताना है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है वो आएगा। अभी आपको करना क्या, यहाँ पे सिर्फ पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है लेटर्स के बीच में। ठीक है, आप देख सकते हैं जो हमें यहाँ पे लेटर्स की सीरीज गिवन है उसमें से हर जो लेटर है उसमें से आप देखेंगे दो जो है लेटर्स हमें स्मॉल लेटर्स गिवन है, ठीक है, और एक जो है वो कैपिटल लेटर गिवन है। तो यानी कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसको एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, सभी लेटर्स को। चलिए एक बार मैं इसे सारा रब कर देता हूं। चलिए, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो हमें यहाँ पे सीरीज ऑफ लेटर्स में गिवन है ए। ठीक है, यहाँ पे ए गिवन है, फिर हमें गिवन है डी। तो मैं भी देखिए सिर्फ स्मॉल लेटर्स को कंसीडर करके चल रहा हूँ, उसके बाद फिर हम कैपिटल लेटर्स को भी बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमें लेटर गिवन है वो ए है, फिर डी। तो यानी कितने का गैप है, ए के बाद बी सी डी, यानी ए में अगर आप +3 करेंगे तो डी आ जाएगा, और डी के बाद अगर आप देखेंगे एफ। ठीक है, तो अगर आप डी में +1 करें, मतलब डी का ई और फिर एफ यानी +2 करें तो एफ आ जाता है, और एफ के बाद अगेन जी एच आई। ठीक है, फिर अगर देखिए हम करें आई के बाद जे और फिर के, यानी पहले +2 हो रहा है और फिर +3 हो रहा है। ठीक है, पैटर्न क्लियरली हमें एक ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से अगर मैं दोबारा बात करूं तो ए में अगर आप +3 करें तो ए का बी सी डी, फिर अगर आप +2 करें तो डी के बाद ई और उसके बाद एफ, फिर +3 करें जी एच आई, फिर +2 करें तो आई के बाद जे के, फिर आप +3 करें के के बाद एल एम एन, और आप +2 करेंगे तो एन ओ पी, और फिर +3 करेंगे तो क्यू आर एस। तो यानी हमें पैटर्न जो है वो पता चल गया कि खासकर स्मॉल लेटर्स जो हमें गिवन है उनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले +3 होता है, फिर +2 होता है, फिर +3, फिर +2। ठीक है, तो अब यानी एस के बाद क्या होगा, अब +2 होगा तो एस के बाद टी और उसके बाद यू आना चाहिए। तो यानी पहला लेटर हमारा यू होना चाहिए, जो कि देखिए ए ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है। तो इसका मतलब और डी में भी गिवन है, तो इसका बी ऑप्शन तो हमारा सीधा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। और यू के बाद देखिए जो अगला स्मॉल लेटर कौन सा आएगा, +3 अगर करें वी डब्ल्यू, उसका यू में अगर आप +3 करें वी डब्ल्यू एक्स, यानी यू के बाद एक्स आना चाहिए, जो कि हमें सिर्फ आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में गिवन है। तो यानी अब हमें कैपिटल लेटर का चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि क्या कैपिटल लेटर के केस में पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमें क्लियर हो गया। क्योंकि यू के बाद क्या आना चाहिए था, स्मॉल लेटर की अगर हम बात करें तो +3 अगर आप करें यू में तो यू वी डब्ल्यू एक्स, तो एक्स होना चाहिए, जो कि सिर्फ हमें सी ऑप्शन में गिवन है। बाकी अगर मैं आपको कैपिटल लेटर का भी बता दूं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो अगर हम बैक पीछे से चले तो सबसे पहले ई, फिर जे, फिर ओ, फिर टी, फिर वाई। ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, इन सब की पोजीशंस, ई की पोजीशन होती है 5, जे की होती है 10, ओ की होती है 15, टी की होती है 20 और वाई की होती है 25। तो यानी आप देख सकते हैं 5-5 का गैप है अगर हम बात करें कैपिटल लेटर के केस में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है। रोहित पीछे से अगर हम सीरीज को चलाएं तो ई जे ओ टी वाई, इनकी अगर हम लेटर्स की पोजीशन की बात करें ई जे ओ टी वाई की, तो 5, 10, 15, 20 और 25 होता है। तो यानी हमें कैपिटल लेटर का भी पता चल गया कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और स्मॉल लेटर्स के केस में क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा था। पहले +3 करा है हमने, और फिर कोमा के बाद जो सेपरेट करने के बाद जो अल्फाबेट आ रहा है उसमें +2 कर रहे हैं, फिर +3, फिर +2। यानी अगर आप एस के बाद अगर आप आएंगे तो पहले आपको +2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो एस में अगर आप +2 करेंगे तो यू हो जाएगा, और यू में +3 करेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे हमें बताना है 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर, यानी 3 जो वर्ड्स है उनमें कुछ सिमिलैरिटी, और हमें क्या बताना है, ओड वन आउट यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा आपकी वोकैबुलरी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो आप इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर ले जाएंगे। क्योंकि अगर मैं इन चारों लेटर्स जो चारों वर्ड्स इनके अगर मीनिंग की बात करूं तो सबसे पहला हमें गिवन है पेन्योरी, फिर इंडिजेंस, फिर प्लेंटी और फिर डेस्टिट्यूशन। देखिए अगर मैं यहाँ पे प्लेंटी को हटा दूं, जो सी ऑप्शन में हमें प्लेंटी गिवन है, प्लेंटी का मतलब होता है कोई चीज अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो,
क्लियर है ना? अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तो हम उसे कहते हैं प्लेंटी अमाउंट, ठीक है ना? प्लेंटी ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि कोई भी चीज अगर आप मान ले तो अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो हम उसे प्लेंटी वर्ड यूज करते हैं। जबकि अगर आप बाकी तीनों अल्फा वर्ड्स की अगर हम बात करें, चाहे वो पेन्योरी हो गया, इंडिजेंस हो गया या डेस्टिट्यूशन, ये तीनों साइनोनिम्स है। इनका मतलब है अगर कोई पर्सन बहुत ही देखिए बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, यानी बहुत ही, अगर कोई गरीब है, ठीक है, कोई पुअर पर्सन है, यानी हम उसे कह सकते हैं पेन्योरी, यानी अगर वो बहुत ही कम बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं उसका पैसा ही नहीं है बिल्कुल अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए, ठीक है ना, तो उसे हम कह सकते हैं पेन्योरी। इंडिजेंस का मतलब अगर कोई पर्सन बहुत ही पुअर है, और वही डेस्टिट्यूशन का भी यही मतलब है, ठीक है ना, कोई पर्सन अगर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज यानी बहुत ही गरीबी में जो है अपना अगर जीवन बिता रहा है, तो ये तीनों वर्ड्स उसी के ही सिनोनिम्स है, पेन्योरी, इंडिजेंस और डेस्टिट्यूशन। इसका मतलब अगर कोई पर्सन काफी पुअर है। जबकि प्लेंटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो हम उसके लिए प्लेंटी वर्ड का यूज करते हैं। तो इसका ओड वन आउट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन यानी प्लेंटी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये देखिए हमारा नंबर सीरीज पर बेस्ड है। इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें इस सीरीज के पैटर्न को, तो देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो नंबर गिवन है वो है 40, ठीक है। फिर उसका देखिए 3 का कमी आई है, 40 से हम 37 आए, फिर 43, फिर 34, फिर 46 और फिर एक क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए अगर आप इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 40 के बाद अगर मैं इस 37 को स्किप कर दूं तो 43 है, 43 का फिर एक नंबर को स्किप कर दूं तो 46 है। तो यानी इसका मतलब +3 का जो है पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 40 में अगर आप +3 करेंगे तो 43 फिर 46, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं जब आगे चलूं 37 है, 37 में अगर आप -3 करेंगे तो 34 आता है। तो यानी पहले जो पैटर्न हो रहा था 40, 43, 46 में क्या था, +3 का हो रहा है। जबकि अब हम जब 37 से मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया तो इसमें -3 किया तो 34 आया। तो अब आप क्या करेंगे, -3 अगेन करेंगे तो 34 में अगर आप -3 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 31, जो कि हमारा इस ऑप्शन में डी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यानी 31। तो इस पैटर्न को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना था कि हमें यहाँ पे एक एक का गैप हम लेके चल रहे थे। एक तरफ पैटर्न फॉलो हो रहा था +3 का, ठीक है ना, 40 में +3 ऐड करेंगे 43, फिर 46 और उसके बाद 49 आना चाहिए था। खैर क्योंकि जहां पे यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क गिवन है तो यहाँ पे 37 में -3 करेंगे 34 और 34 में माइनस करेंगे 3 तो 31 आना चाहिए था। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अगेन यहाँ पे हमें क्या बताना है, सेलेक्ट द ऑप्शन in which the words share the same relationship as that shared by the given pair of words। तो हमें given pair of words यहाँ पे क्या given है, नॉर्थ, और उसके कंपैरिजन में हमें गिवन है साउथ। देखिए ये चीज तो क्लियर है, नॉर्थ और साउथ जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस होते हैं। तो यानी एक तरीके का हमें एंटोनिम ही यहाँ पे बताना है, क्योंकि नॉर्थ का एंटोनिम या बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, साउथ डायरेक्शन होती है। ये चीज आपको पता है कि नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होती है साउथ। तो वही सेम रिलेशन इनमें से कौन सा जो वर्ड्स है वो शेयर कर रहे हैं इन चारों ऑप्शंस में से। तो एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। यहाँ के लिए भी देखिए थोड़ी सी अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो तो आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। रीजनिंग जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपका थोड़ा सा क्वांट जो है वो भी आपको बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए और इंग्लिश भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और कई बार जीएस से भी जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ का बिल्कुल अपोजिट होता है साउथ। वैसी क्या इंटीग्रिटी का अपोजिट ऑनेस्टी होता है? नहीं। देखिए इंटीग्रिटी होता है कि आप कितने ऑनेस्ट है। इंटीग्रिटी का मतलब यही है कि आप कितने ऑनेस्ट है। तो इसका मतलब ये तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन एग्जिबिट नहीं कर रहा, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। ये तो एक दूसरे के एक तरीके की साइनोनिम होगी, क्योंकि इंटीग्रिटी होता है आप कितने सच बोलते हैं, कितने ऑनेस्ट है। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी की अगर हम बात करें, बी में जो रिलेशन गिवन है वर्ड्स के बीच में वो है डक्टाइल और बेंडेबल। देखिए डक्टाइल एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, कि जिसे अगर हम मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, बेंड कर सके, तो वो एक प्रॉपर्टी होती है जो कुछ मेटल्स के पास होती है। आपने कॉपर वायर्स देखे होंगे, क्योंकि कॉपर एक मेटल है, बट हम उसे वायर्स की फॉर्म में भी जो है, आपने कॉपर की वायर्स देखी होंगी जो वाइंडिंग होती है ना। तो ये कॉपर की एक प्रॉपर्टी है कि वो एक डक्टाइल मेटल है, यानी उसे हम वायर्स की फॉर्म में जो है उसे बेंड कर सकते हैं या उसे फॉर्म कर सकते हैं। तो वही देखिए बेंडेबल का मतलब ये कोई चीज अगर बेंड हो सके, यानी हम उसे मोड़ सके जिस भी चीज में हमें रिक्वायर्ड है, जिस भी शेप के अंदर। जैसे यहाँ पे डक्टाइल मतलब वायर्स की फॉर्म में अगर उसे बेंड कर सके, तो यानी ये भी कहीं ना कहीं सेम रिलेशन इनके बीच में, यानी अपोजिट तो नहीं है। सी की अगर बात करें तो वॉल और टोटल, ठीक है, वॉल और टोटल भी एक दूसरे के साइनोनिम है। जब भी हम कहते हैं कि वॉल अमाउंट, ठीक है ना, होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी का मतलब है टोटल क्वांटिटी एक तरीके का, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम ही रिलेशन जो है, होल और टोटल भी एक तरीके के साइनोनिम्स ही है। तो ऑब्वियसली बात, इस क्वेश्चन का आंसर आपको
क्या आप मार्क कर देंगे डी, चाहे आपको देखिए फ्राउन का मतलब पता हो या नहीं, क्योंकि आपको जब तीनों का क्लियर हो गया ए बी और सी का, तो आप सीधा जो है डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। मैं आपको इसका मतलब बता दूं, फ्राउन का मतलब होता है अगर कोई पर्सन किसी बात को लेके बहुत ही अपसेट है, दुखी है, तो वो होता है फ्राउन। और स्माइल तो देखिए बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया, अगर आप किसी चीज को लेके बहुत खुश है, ठीक है, तो यानी अगर आप स्माइल कर रहे हैं। फ्राउन का मतलब अगर आपका मूड बिल्कुल ऑफ है, बिल्कुल आपका मतलब दुखी हुआ किसी भी चीज को लेके, तो फ्राउन होता है उसका मतलब। तो यानी यहाँ पे भी सेम रिलेशन है जो नॉर्थ और साउथ के बीच में, क्योंकि नॉर्थ का बिल्कुल अपोजिट होता है साउथ, वैसे ही फ्राउन का बिल्कुल अपोजिट है स्माइल। फ्राउन का मतलब अगर आप किसी चीज को लेके बहुत सैड है, दुखी है, जबकि स्माइल का मतलब है किसी चीज को लेके अगर खुश है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप मार्क कर देंगे डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, हम पेज को क्या कोड कर रहे हैं, पेज इज कोडेड एज 161495। हमें बताना है हाउ विल पार्ट बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज, पार्ट को हम क्या कोड करेंगे सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। अब देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखें कि हम पेज को क्या कोड कर रहे हैं 161495। अब देखिए अगर हम यहाँ पे, मैं आपको हमेशा कहता हूँ आपको सभी अल्फाबेट्स ए टू लेके जेड उनकी पोजीशंस आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तो ही आप इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसएससी के खासकर एग्जाम में टियर 1 में। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक एक करके, पी की पोजीशन क्या होती है, अगर हम अल्फाबेट्स में बात करें, ए से अगर स्टार्ट करें, ए की पोजीशन अगर मैं 1 मानूं, बी की 2 मानूं, वैसे ही पी की पोजीशन क्या होता है 16 होती है। और आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे रब कर दूं एक बार सारा, तो एक बार मैं इसे रब कर देता हूं, तो पी की पोजीशन क्या होती है 16, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 है। देन ए, ठीक है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए की पोजीशन 1 होती है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे 1 भी अवेलेबल है। जी की पोजीशन क्या होती है, जी की पोजीशन होती है 7, और यहाँ पे क्या अवेलेबल है हमारा, जी की पोजीशन होती है 7 और यहाँ पे है 49। तो यानी कहीं ना कहीं हमने अगर 7 का स्क्वायर, यानी जो जी है अल्फाबेट उसकी पोजीशन होती है 7, उसका अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया तो यानी 49, और ई जो आखिरी अल्फाबेट है 5, ठीक है ना, क्योंकि ई की पोजीशन 5 होती है तो एज इट इज हमें 5 भी गिवन है। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया, आउट ऑफ 4 अल्फाबेट्स पी ए जी और ई, पहले 2 अल्फाबेट्स और आखिरी का अल्फाबेट उनकी हमने एज इट इज पोजीशन लिख दी, जबकि जो तीसरा लेटर है जी, हमने उसकी पोजीशन क्या लिखी है, स्क्वायर करके लिखी। जैसे जी की पोजीशन 7 होती है तो 7 का स्क्वायर हमने यहाँ पे 49 लिख दिया। तो वैसे ही देखिए एक बार देख लेते हैं पार्ट के केस में। अब देखिए अगेन पी और ए तो कॉमन है, ठीक है ना, पी और ए तो कॉमन है, जैसे पेज के अंदर पी और ए कॉमन था वैसे ही पार्ट के अंदर भी पी और ए कॉमन है। तो यानी हमारा क्या आना चाहिए 161, तो चारों ऑप्शंस में आप देख सकते हैं हमारा एज इट इज कॉमन है 161, ठीक है। उसके बाद हम आखिरी की बात कर रहे थे टी लेटर की, तो टी की पोजीशन क्या होती है 20 होता है, तो आप देख सकते हैं 20 भी जो है सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है। यानी अब सिर्फ क्या रह गया, हमें आर का बताना है, आर के प्लेस पे क्या आना चाहिए। देखिए आर की पोजीशन क्या होती है, आर की पोजीशन अगर आप अल्फाबेट्स में देखेंगे तो 18 होती है। तो अब हमें, जैसे हमने जी के केस में जी की पोजीशन 7 थी तो उसका स्क्वायर लिया था, वैसे अब हम आर की पोजीशन अगर 18 है तो 18 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो 324 होता है, जो कि देखिए आप देखेंगे हमें ए ऑप्शन के अंदर एज इट इज गिवन है। यानी इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर मार्क करेंगे, ए ऑप्शन 16132420 जो है पार्ट का कोड है, ठीक है ना। जैसे हमने पेज को कोड किया वैसे पार्ट को हम क्या कोड करेंगे 16132420। यहाँ पे 3 to 4 हमने कैसे लिया, आर का जो 18 पोजीशन है उसका स्क्वायर लिया। क्लियर है, तो 5 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। आपके इसमें से कितने क्वेश्चंस सही है और कितने टाइम में किया, आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सो अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग पर ही बेस्ड है। मैंने आपको कई बार ये चीज देखिए कही है कि कोडिंग डिकोडिंग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी बैंकिंग या रेलवे एग्जाम की। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज DKQX is written as WPJC। हमें बताना है कि जिस तरीके से हमने इसे कोड किया है DKQX को, उसी तरीके से अगर हम कोड करें AFKP को तो उसका कोड क्या होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए एक बार मैं रब कर देता हूँ फिर देख लेते हैं। देखिए एक एक करके हम इन सभी अल्फाबेट्स को अगर एनालाइज करें, सबसे पहला हमें यहाँ पे अल्फाबेट गिवन है D, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं W को लूं, यहाँ पे देखिए W गिवन है, तो ये चीज देखिए मैंने आपको एक सम 27 रूल कई बार इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोस में बताया है कि अगर आप फर्स्ट लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फर्स्ट लेटर फ्रॉम द एंडिंग अगर ले, यानी ए और जेड, उसका सम हमेशा क्या होता है 27 होता है। वैसे ही सेकंड लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेकंड लेटर फ्रॉम द एंडिंग, जैसे बी और वाई, इसका भी अगर आप सम करेंगे तो 27 होता है। इसी तरीके से थर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड थर्ड फ्रॉम द एंड, तो हमेशा आप देखेंगे कि सम जो है 27 होता है। यही देखिए सम 27 रूल भी है। तो वैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे D को हमने कोड किया W, तो D को हमने W कैसे कोड किया, क्योंकि D जो है वो फोर्थ फ्रॉम द बिगिनिंग है और W जो है वो फोर्थ फ्रॉम द एंडिंग है। और आप देखेंगे इनका सम जो है वो 27 है, क्योंकि D की पोजीशन होती है
4 और W की क्या होती है 23 होती है, तो 23 प्लस 4 हो गया हमारा 27। तो वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो K है और K को हम क्या कोड कर रहे हैं P कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि P की पोजीशन क्या होती है 16 होती है, ठीक है, और K की होती है 11। तो अगर आप यहाँ पे 16 में 11 ऐड करेंगे तो 27। तो यहाँ पे भी देखिए सम 27 रूल फॉलो हो रहा है। वैसे अगर हम आगे चले Q को हम क्या कोड कर रहे हैं J, क्योंकि देखिए J की पोजीशन क्या होती है 10 होती है, क्लियर है ना, और Q की क्या होती है, अगर आप देखिए 27 में से 10 माइनस कर दें तो क्या होती है 17। तो Q की पोजीशन होती है हमारी 17। तो इससे इधर भी देखिए सम 27 रूल फॉलो हो रहा है। और वैसे ही X और C, क्योंकि X की पोजीशन होती है 24 और C की होती है 3, तो 24 प्लस 3 अगेन 27। तो वैसे ही देखिए अब हम A F K P को कैसे कोड करेंगे, क्योंकि अगर A है, A जो है वो फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग है, तो अब हमें सबसे पहला लेटर हम क्या लिखेंगे, अब A अगर फर्स्ट फ्रॉम द बिगिनिंग है तो हम लिखेंगे फर्स्ट फ्रॉम द एंडिंग यानी Z। अगर आप देखेंगे Z चारों के चारों ऑप्शंस में गिवन है और सम 27 फॉलो हो रहा है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें F, ठीक है, तो F की पोजीशन क्या होती है, F की पोजीशन होती है हमारी 6, ठीक है, और अगर आप 27 में से 6 माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो यानी हमारा दूसरा लेटर होना चाहिए U, जो कि देखिए A B और D ऑप्शन में गिवन है, तो C यहां से हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें K, तो देखिए K का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है P होता है, ठीक है ना, K का अपोजिट होता है P। तो किस में गिवन है, ये हमें गिवन है ZUP, ये देखिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, ठीक है ना, ZUP। और उसके बाद में इसे एक बार रब कर देता हूं, तो ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ZUP के, क्लियर है, क्योंकि K का अपोजिट होता है P और आगे हमें आगे P की बने आखिरी लेटर अगर आप देखेंगे AFKP में, तो P का ऑब्वियस सी बात है अपोजिट क्या हो जाएगा K हो जाएगा, क्योंकि K का अपोजिट अगर P है तो P का अपोजिट तो K हो जाएगा। हमें बस यहाँ पे क्या हमने चीज ऑब्जर्व की कि सम 27 रूल फॉलो होता है, यानी फर्स्ट लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फर्स्ट लेटर फ्रॉम द एंडिंग, इसका हमेशा सम 27 होता है। वैसे ही सेकंड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेकंड फ्रॉम द एंडिंग, तो इस तरीके से हम चलते जाते हैं, थर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड थर्ड फ्रॉम द एंडिंग। तो ये यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा था इस कोडिंग डिकोडिंग में, काफी इंपॉर्टेंट है सम 27 रूल। कई बार आप देखेंगे इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन जो है उस पर बेस्ड है। देखिए अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या करेंगे, पेन एंड पेपर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन भी आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी तक हमने पहले भी सॉल्व किए। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहला गिवन है कि a प्लस बी का क्या मतलब है, कि a इज द फादर ऑफ b, ठीक है ना। अगर a और b के बीच में प्लस का साइन है तो इसका मतलब है a जो है वो फादर है b का। वैसे a माइनस b मींस a इज द सिस्टर ऑफ b, a इनटू b मींस a इज द ब्रदर ऑफ b, और a डिवाइड बाय b मींस a इज द डॉटर ऑफ b। ये तो देखिए हमें नोटेशन हमें दे दी गई है कि अगर प्लस का साइन है तो हमें क्या रिलेशन मान के चलना है, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में। अब हमें जो एक्चुअल में दिया गया नीचे r प्लस एस इंटू टी माइनस वी प्लस सॉरी डिवाइड बाय u, तो हमें फिर ये बताना है देन हाउ इज s रिलेटेड टू u। तो डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है r प्लस एस, तो देखिए अगर a प्लस b का क्या मतलब है, a इज द फादर ऑफ b, तो वैसे ही r प्लस एस का मतलब क्या हो जाएगा, r इज द फादर ऑफ s। तो यानी r जो है वो फादर है किनके, s के। तो ये चीज आपको माइंड में याद रखनी है, r जो है वो फादर है s के। s इंटू t का क्या मतलब हो जाएगा, s इज द ब्रदर ऑफ t, ठीक है ना, क्योंकि R जो है वो फादर है S के और S जो है वो ब्रदर है T का। तो ऑब्वियस सी बात है R के देखिए दो यहाँ पे हमारे पास आ गए, चाहे देखिए S जो है R के सन है, ठीक है ना, और T का ऐसा जब भी हमें रिलेशन नहीं पता, मतलब कि T मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, बट वो आगे क्लियर हो जाएगा। फिर हमें गिवन है T माइनस वी, यानी T माइनस वी का मतलब है T इज द सिस्टर ऑफ V। तो यानी कहीं ना कहीं S T और V आपस में क्या है, सिबलिंग्स है, जिसमें से S जो है वो मेल है, T जो है वो फीमेल है, और v का भी अब तक हमें ऐसा जेंडर नहीं पता। और फिर हमें गिवन है v डिवाइड बाय u, तो v डिवाइड बाय u का मतलब क्या हो जाएगा, v इज द डॉटर ऑफ u। तो हमें यहाँ से v का भी जेंडर क्लियर हो गया कि तो यानी v इज द डॉटर ऑफ u का मतलब r और u जो है वो आपस में एक मैरिड कपल है, हस्बैंड वाइफ है, जिसमें से r जो है वो हस्बैंड है और u जो है वो उनकी वाइफ है। और उनके पर्टिकुलर तीन आगे नीचे s जो है इनका एक बेटा है, और t और v जो है इनकी R और U के जो है डॉटर्स हैं। हमें बताना है देन हाउ इज S रिलेटेड टू U, S का क्या रिलेशन होगा U से। तो ऑब्वियस ही बात है S क्या है, U के बेटे हैं, सन है, क्योंकि हमें S का जेंडर ऑलरेडी क्लियर था, डिफाइंड था। तो S जो है वो क्या हो जाएंगे, U के बेटे हो जाएंगे। क्योंकि देखिए एक बार आप दोबारा से अगर इसको ध्यान से पढ़े तो R प्लस S का मतलब था कि R जो है वो फादर है S के,
S इंटू टी का मतलब था S जो है वो ब्रदर है टी के, तो यानी ऑब्वियस सी बात है एस का हमें जेंडर क्लियर होगा कि एस तो मेल है, फिर हमें टी माइनस वी से क्लियर होगा कि टी सिस्टर है वी की, तो टी का भी जेंडर क्लियर होगा कि वो फीमेल है, और वी डिवाइड बाय यू का मतलब होगा कि वी इज द डॉटर ऑफ यू, यानी कहीं ना कहीं अगर वी डॉटर है यू की, तो यानी आर और यू जो है आपस में एक मैरिड कपल है, जिसमें आर जो है वो हस्बैंड है और यू जो है वो उनकी वाइफ है। तो ऑब्वियस सी बात है एस की मदर कौन हो जाएगी, यू, या हमसे पूछा गया कि देन हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, एस क्या है यू की, मतलब यू का रिलेशन एस से क्या है, तो एस जो है वो यू के बेटे हैं यानी सन है, तो हम क्या आंसर मार्क करेंगे, सी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, तो ओरली भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिए हमें बताना है कि जो हमें ब्लैंक के स्पेसेस गिवन है, ब्लैंक्स, वहां पे कौन कौन से लेटर्स हम अगर रखें तो हमारा एक जो पैटर्न है वो फॉलो हो जाएगा। देखिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, सबसे पहले हमें एफ गिवन है, फिर हमें एक वैकेंट प्लेस गिवन है, फिर एच गिवन है, फिर जी है, फिर वैकेंट प्लेस एफ, फिर एच, फिर वैकेंट प्लेस, फिर जी। यानी हम क्या ऑब्जर्व करें, अगर आप पूरी सीरीज को ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो एफ, एच और जी, ये तीन ही देखिए हमारे यहाँ पे अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, एफ, एच और जी। इसके अलावा तो देखिए कोई अल्फाबेट यूज नहीं हो रहा। तो यानी हम कैसे यूज कर रहे हैं, एफ और एच अगर यहाँ पे गिवन है, अगर आप पहले और तीसरे अल्फाबेट को ध्यान से ऑब्जर्व करें एफ और एच को, तो इसके बीच में क्या आना चाहिए, कहीं ना कहीं जी आना चाहिए, जो कि देखिए मैं ए ऑप्शन में भी गिवन है और सी ऑप्शन में भी गिवन है। तो ये देखिए मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि ऐसा शायद पैटर्न फॉलो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें तीन ही लेटर्स जो है वो फॉलो होते हुए दिख रहे हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, एफ, जी और एच। तो पहले एफ गिवन था, फिर ब्लैंक था, फिर एच, तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जी आना चाहिए था, फिर हमें गिवन है जी, फिर स्पेस और फिर एफ, तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन सी ऑप्शन में गिवन है। फिर आगे चल लेते हैं, अब देखिए सी ऑप्शन को आगे चेक करते हैं, फिर एफ, फिर आ जाएगा एच, एफ, जी, फिर एफ, जी, एच। इस तरीके से देखिए अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा जो सी ऑप्शन में हमें गिवन है पैटर्न, वो फॉलो होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एफ, फिर ये जी आ जाएगा, फिर एच, फिर जी, एच, एफ, फिर एच, एफ, जी, फिर एफ, जी, एच, फिर जी, एच, एफ और आखिरी में एच, एफ। यानी हम जो तीन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है उसी को बार बार जो है वो रिपीट कर रहे हैं। अगर एफ और एच है तो ऑब्वियसली बात है ब्लैंक की स्पेस में हम जी को लिखेंगे, अगर जी और एफ है तो ब्लैंक के स्पेस में हम एच को रखेंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा था, सिर्फ तीन ही अल्फाबेट्स को यूज करके जो हमने इस पूरी सीरीज को बनाया है। तो हमें दो अल्फाबेट्स गिवन है और जो बीच में स्पेस गिवन है, जो बाकी बचा हुआ लेटर है हम उसको वहां पे रख देंगे एफ, जी और एच में से। ठीक है, सॉरी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है देखिए हमारा जो सिलोजिज्म टॉपिक है उससे रिलेटेड है। हमें यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे हम डेफिनेटली यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है ऑल बुक्स आर मैगजीन। देखिए ये भी सिर्फ दो स्टेटमेंट्स है, इसको भी हम ओरली सोल्व कर सकते हैं। ऑल बुक्स आर मैगजीन यानी सारी की सारी जो हमारी बुक्स है वो क्या है, मैगजीन की कैटेगरी में आ रही है, और सम बुक्स आर नोवेल, और कुछ बुक्स जो है वो नोवेल्स की कैटेगरी में है। तो इसका मतलब हम पहला जो कंक्लूजन है कि सम मैगजीन्स आर बुक्स, तो ऑब्वियसली बात है कि जब ऑल बुक्स आर मैगजीन्स है, जब सारी की सारी बुक्स जो है वो मैगजीन्स का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली बात है हम सब मैगजीन्स आर बुक्स तो डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा पहला कंक्लूजन तो 100% ट्रू है। जहां तक दूसरे की बात है कि नो मैगजीन इज अ बुक, ये तो देखिए बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जब सब मैगजीन्स आर बुक है तो नो मैगजीन इज अ बुक तो बिल्कुल गलत हो गया सेकंड वाला। ठीक है, तो और थर्ड की अगर बात करें नो नोवेल इज अ मैगजीन, तो ऑब्वियसली बात है देखिए जब सम बुक्स आर नोवेल्स, कुछ बुक्स जो है वो नोवेल्स का हिस्सा है, और सारी की सारी बुक्स जब मैगजीन्स का पार्ट है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ नोवेल जो है वो मैगजीन का 100% पार्ट होंगे। तो इसका मतलब सी वाला भी जो हमारा थर्ड कंक्लूजन है ये भी यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि ऑल बुक्स आर मैगजीन, सारी की सारी बुक्स जो है वो मैगजीन की कैटेगरी में, और कुछ बुक्स उसमें से नोवेल्स है, तो वैसी बात अगर कुछ बुक्स नोवेल्स है तो वो नोवेल्स मैगजीन भी तो कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे। तो थर्ड वाला हमारा गलत हो गया। और चौथा जो कंक्लूजन है कि सम नोवेल्स आर बुक्स, वो देखिए हमारा 100% ट्रू हो, क्योंकि जब सम बुक्स आर नोवेल्स है तो इसका बिल्कुल अपोजिट सम नोवेल्स आर बुक्स भी तो 100% ट्रू होगा। तो इसका मतलब हमारा फोर्थ वाला कंक्लूजन भी ट्रू है। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर मार्क करेंगे, डी ऑप्शन, यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। क्लियर है? और आखिरी का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमें यहाँ पे चार जो वर्ड्स गिवन है और हमें यहाँ पे ओड वन आउट बताना है। चार देखिए मैं गिवन है, आयरन, कॉपर, सिल्वर और ब्रास। देखिए यहाँ पे आप देखते ही अगर आपकी थोड़ी सी भी केमिस्ट्री अगर स्ट्रॉन्ग हो तो आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन यानी ब्रास। क्यों? आपको इसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि जो बाकी हमें गिवन है ए, बी और सी ऑप्शन में, आयरन, कॉपर और सिल्वर, वो क्या बेसिकली हमारे मेटल्स है, जबकि ब्रास क्या है, वो हमारा एक एलॉय है। एलॉय और मेटल में फर्क क्या है, एलॉय जो है वो दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलके जो हमारा एक एलॉय बनता है।
तो यहाँ पे ब्रास हमारा एक एलॉय है, जबकि बाकी 3 जो है हमारे एज इट इज मेटल्स हैं। तो इसलिए ओड वन आउट हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया, यानी ब्रास। तो देखिए ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि अभी हमारे रिसेंटली एसएससी सीजीएल एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, और आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट और आपने कितनी देर में इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आप हमारे चैनल को देखिए जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉम्पी प्रेपर को, क्योंकि इस तरीके से और भी जो है वीडियोस क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और मॉर्निंग में मंडे टू फ्राइडे करंट अफेयर्स सुबह 10 ओ क्लॉक हमारे लाइव रहते हैं। तो वो सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आपको सिंपली सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। इसके अलावा अगर देखिए मैं बात करूं, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि www.takshilalearning.com, जहां पे देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग या रेलवे एग्जाम के, तो उससे रिलेटेड आपको बुक्स मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, कोर्सेज मिल जाएंगे, ताकि आप घर बैठे स्टडीज कर ले। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वर्किंग हो या आप चाहे स्टूडेंट हो, आप घर बैठे स्टडीज कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको बुक्स भी मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज भी जो है वो ऑनलाइन मोड में मिल जाएंगी। तो वो आप जरूर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।